नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है दतिया का महासंग्राम, नाम से मिलेगा पैगाम। जाहिर है दतिया एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट मध्य प्रदेश की रही है, क्योंकि वहां से एक सीनियर बीजेपी लीडर जिनका कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी बड़ा मजबूत रिकॉर्ड रहा है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनके नाम से ये जुड़ती है। और बीते चुनाव में ये इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि यहाँ से एक अप्रत्याशित नतीजा भी सामने आया जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कामयाबी नहीं मिली। लेकिन तब किसने सोचा था कि सिर्फ 2.5 साल बाद दतिया एक बार फिर उपचुनाव के ज़रिए अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए तैयार होगा और फिर चिरपरिचित चेहरा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, जो लगभग तय माना जा रहा है, फिर मैदान में उतरेगा। और एक और बहुत रोचक प्रसंग अब सामने आ रहा है कि राजेंद्र भारती, जो बीते चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे और जिनकी वजह से नरोत्तम जी विधानसभा में नहीं जा पाए, वो और उनके परिवार का कोई मेंबर चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं है, ऐसी भी बात सामने आई। हालांकि राजनीति में अगर मगर और अंतिम समय तक क्या कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता। तो दतिया का ये रोमांच काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि समीक्षक ये भी मान रहे हैं कि एक तरफा भी हो सकता है। अब एक तरफा किसके पक्ष में होगा इस पर अभी कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि दतिया सिर्फ अपना जनप्रतिनिधि ही 5 साल में दूसरी बार चुनने नहीं जा रहा है, बल्कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति को भी इस रूप में प्रभावित करेगा, क्योंकि ये बीजेपी और कांग्रेस के सबसे मजबूत संग्राम में से एक होगा। ख़ासतौर से 2028 के पहले कांग्रेस की कोई कोर कसर नहीं होगी कि वो इस लड़ाई को हल्के में ले, और बीजेपी की तरफ से तो सवाल ही नहीं उठता है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो कुल मिलाकर दतिया मध्य प्रदेश की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर असर डालेगा अपने नतीजों की वजह से, और जाहिर तौर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य के लिए तो शायद इस चुनाव से महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज एक बार फिर ये महत्वपूर्ण मुद्दा, जबकि नाम अंतिम चरण में है और ऐसा माना जा रहा है कि जब हम ये चर्चा कर रहे हैं इसके बीच में या देर रात या 1-2 दिन और लग सकते हैं, लेकिन नाम अब डिक्लेयर होने की बिल्कुल दहलीज पर है, तब एक बार फिर इस पर बात करना उचित होगा। लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दतिया के दंगल में बीजेपी की नजरें पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर टिकी हैं। 2023 की हार के बाद इस बार उनका चुनावी अंदाज बदला हुआ दिखाई दे रहा है। वो बड़े मंचों की जगह छोटे संवाद, आक्रामक भाषणों की जगह आत्ममंथन और जनता से भावनात्मक जुड़ाव की कोशिश कर रहे हैं। मिश्रा लगातार गांव-गांव पहुंचकर पुराने रिश्तों की याद दिला रहे हैं और जनता से एक और मौका मांग रहे हैं। मैं अपने बुजुर्गों से सदैव दतिया में सर झुका के माफी मांगूंगा। मेरी अपनी दतिया है। एक चुनाव हरा दिया तो क्या हुआ? 3 चुनाव जिनने जिताए हैं, जिनने 3 बार मंत्री बनवाया है, उनसे फिर कह रहा हूँ, सुन जी तू कि अनजाने में फिर चाहे धूल कोई हो सकती है। जीवन के कुछ दूर पलों में बुद्धि हमारी, ऐसे ही अनजान पलों की भूल हमारी माफ करें। समाधान देकर हमको नहीं उठा। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी मानती है कि दतिया में सबसे मजबूत और पहचान वाला चेहरा अभी भी नरोत्तम मिश्रा ही हैं। वहीं कांग्रेस इस चुनाव को भावनात्मक और सहानुभूति के मुद्दे पर लड़ने की रणनीति बना रही है। राजेंद्र भारती परिवार के चुनाव मैदान से पीछे हटने के बाद अब नए चेहरे की तलाश जारी है। अवधेश नायक और घनश्याम सिंह के नाम चर्चा में हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकों का दौर चल रहा है और पार्टी जल्द उम्मीदवार घोषित कर सकती है। कांग्रेस दतिया की बिसात में कौन सा चेहरा उतारेगी, जल्द क्लियर होगा। वहीं बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा का नाम रेस में सबसे आगे है। मतलब साफ है कि बीजेपी भी जीत के लिए मोहरे फिट करने में लगी है। कांग्रेस तो जीत के सपने भूल जाए। उनके जो विधायक रहे 2.5 साल में उन्होंने दतिया को इस गर्त में धकेला है। जनता जान चुकी है कि विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अगले 1-2 दिन में प्रत्याशी हमारा घोषित हो जाएगा।
और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भाजपा का मतदाता वो यह जानता है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। ईवीएम पर प्रत्याशी का चेहरा नहीं रहता, पार्टी का चुनाव चिन्ह रहता है, जनता उसको देखकर वोट देती है। जहाँ तक उम्मीदवार का सवाल है, कांग्रेस के सामने हमारे वरिष्ठ नेता अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी, दिग्विजय सिंह जी और सब वरिष्ठ नेता दतिया गए थे। उन्होंने सब लोगों से बातचीत और ले ली है, सब जानकारी ले ली है। निश्चित तौर पर कैंडिडेट कोई भी हो, सिंपैथी और प्रताड़ित वहाँ की जनता हुई है, ये दोनों मिलकर कांग्रेस की जीत वहाँ पे निश्चित है। इस बार मुकाबला सिर्फ 2 दलों तक सीमित नहीं दिख रहा। आजाद भारत पार्टी के दामोदर यादव भी लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। वो खुद को बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विकल्प बताकर जातीय और स्थानीय समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। दतिया का महासंग्राम अब योद्धाओं के नाम का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इस उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम ही जनता तक अलग अलग राजनीतिक पैगाम लेकर जाएंगे। अब देखना होगा कि दतिया की जनता सहानुभूति, संगठन या फिर नए विकल्प में से किसे अपना भरोसा सौंपती है। चलिए हमारे सवाल देख लीजिए। क्या दतिया के महासंग्राम में पार्टियां प्रत्याशियों के नाम से पहला संदेश देने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल सही बात है, प्रत्याशी ही तो चयन की कुंजी है। क्या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को उतारकर बीजेपी खोई जमीन वापस हासिल कर पाएगी? भारतीय परिवार के चुनाव न लड़ने की कांग्रेस की रणनीति जो है ये कितनी प्रभावित होगी, जो डिक्लेरेशन सामने आया है? क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि अभी ये भारतीय परिवार ये कह रहा है और बीजेपी को थोड़ा गफलत में डालने की कोशिश है और एन टाइम पर कोई सरप्राइज कैंडिडेट भारतीय परिवार से ही सामने आ जाएगा? राजनीति के ये पैंतरे हमेशा चौंकाते हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, बीजेपी के लीडर, स्पोक्स पर्सन, बहुत स्वागत है। अमित तांवरे जी हैं, कांग्रेस के लीडर और स्पोक्स पर्सन। मनोज सैनी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल अफेयर। मनोज, आपका भी स्वागत दोनों मेहमानों के साथ। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। और जब वो जुड़ेंगे तो ग्वालियर चंबल की राजनीति को बेहतर समझते हैं, तो हम उनकी तरफ रुख करेंगे। मनोज, कैसे देखते हैं आप, क्या ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है भारतीय परिवार का कोई सदस्य अंतिम मौके पर चुनावी मैदान में कूद पड़े? निश्चित रूप से सर जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे पास जो खबरें हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम दोनों के बीच चुनाव की बहुत संभावना ऐसी बन रही, कांग्रेस के भी कुछ सीनियर नेताओं से। भारतीय परिवार के चुनाव मैदान से हटने की क्या वजह हो सकती है? देखिए, राजेंद्र भारती तो लड़ नहीं सकते, वो तो सब समझते हैं, लेकिन आमतौर पर एक सहानुभूति गेन करने के लिए तरीका या तो ये कांग्रेस का मैसेज है कि आपको नहीं देंगे, क्या वजह है? ये उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाई ये कह के कि हम नहीं लड़ेंगे। मुझे लग रहा है कि प्रतिष्ठा की ज़्यादा चिंता होगी। जिस तरह 2.5 साल उनका चुनाव रहे वो जीत का, लेकिन उस बीच में जो चीज़ें वहाँ पर चलती रही और उससे पहले भी राजेंद्र भारती को लेकर तमाम तरह की बातें होती रही। ये भी कहा जाता रहा, जैसा कांग्रेस कहती है कि बहुत परेशान उनको किया गया बीजेपी की तरफ से। तो मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय भी होगा उनके भीतर। और दूसरा ये कि अब जो स्थितियां हैं, 2.5 साल पहले स्थितियां अलग थी, 2.5 साल के बाद सहानुभूति दोनों तरफ है। उनके साथ भी हो सकती है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ भी हो सकती है। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो बोल रहे हैं मंच से, मैं पहली बार उनको देख रहा हूँ, जिस तरह वो अपनी बातें कर रहे हैं, बुजुर्गों को अपने साथ जोड़ना और खड़े होकर ये भी कहना है कि जब मैं मंत्री बन जाऊंगा, मैं विधायक बन जाऊंगा तो आप बैठेंगे, मैं खड़ा रहूंगा। तो एक बहुत ये सहानुभूति वाली बातें हैं, तो वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है राजेंद्र भारती का परिवार, राजेंद्र भारती ये समझ रहे हैं, लेकिन कहीं इसके पीछे जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एक रणनीति का भी इससे हो सकता है कि आप मंच से कहते रहिए कि मुझे नहीं लड़ना, मेरा परिवार नहीं लड़ेगा, और ऐन मौके पर उनको टिकट दे दिया जाए। तो अभी किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से नाम सिर्फ एक सिंगल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पहुँचाया है। किसी भी पल, जैसा आप कह रहे थे, हो सकता है हम अभी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में पत्र डिक्लेयर हो जाए कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि वो चुनाव की पूरी तैयारी नहीं बल्कि वोट भी मांग रहे हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, एक रुख उनकी तरफ भी कर लेते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरह से नरोत्तम जी के चेहरे पर चिंता की भी रेखाएं हैं और गंभीरता का भी बहुत गहरा प्रभाव है, ये बताता है कि चुनावी राजनीति कितनी अनिश्चित होती है और कितनी चौंकाने वाली भी होती है। इन परिस्थितियों में जाहिर है, जब वो ये कह रहे हैं कि मैं तो खड़ा रहूँगा और मैं तो बैठूंगा भी नहीं, और
चुनाव के लिए ये प्रतिबद्धता बताती है। मुझे याद है मैं एक समाचार पत्र में था और बीजेपी की नामचीन लीडर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने वन ऑन वन बातचीत में कहा था कि मैं कुछ समय जो मेरा चुनौतीपूर्ण रहा मध्य प्रदेश में, मुझे कुछ अहंकार हो गया था, इस वजह से मेरा जो कुछ भी जो डिबेकल थोड़ा हुआ उसका एक बड़ा कारण ये था। मैं भी सरप्राइज था। और अब कुछ इस तरह की बातें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कही, पहले भी और अभी भी कह रहे हैं, गलतियां हो गई हों तो माफ़ कर दीजिए। चुनावी राजनीति दतिया की मध्य प्रदेश की राजनीति पे कितना असर डालेगी और भारतीय परिवार का हटना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए शरद जी, बड़ा अच्छा सवाल आपका, बड़ा अच्छा टॉपिक है आज। नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक जीवन को अगर देखते हैं तो उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 2 चुनाव, एक डबरा से एक दतिया से हारा है। पर डबरा से जब हारे थे तब वो इतना बड़ा पॉलिटिकल फिगर मध्य प्रदेश, ये भी कह सकते हैं कि देश की राजनीति में नहीं थे। लेकिन दतिया की हार उनके जीवन में एक ऐसा घर करके गई जब 163 सीट बीजेपी जीतती हो, और उनका तो कहीं ना कहीं अगर एलिवेशन होता, अगर वो जीत के आते तो आप समझ सकते हैं कि वो किस पोजीशन पर हो सकते थे, क्योंकि उनकी कमी के कारण एक दूसरे ब्राह्मण को भी मौका मिला। लेकिन आपका जो कहना है कि क्या वो दर्द है, दर्द तो भली भांति होगा, क्योंकि 2023 की स्थिति में जब बीजेपी बम्पर वोटों से सीट्स पर आ रही हो और नरोत्तम मिश्रा जैसा कद्दावर नेता चुनाव हार रहा हो। देखिए, मेरा ये मानना है कि नरोत्तम के घमंड के कारण चुनाव नहीं हारे और ना ही उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई घमंड दिखाया है। एक ही कारण था, अगर उसको वो दूर कर लें, हालांकि 2.5 साल में उन्होंने करने का प्रयास भी किया है। उनका जो सामने था भारती की फैमिली, भारती चुनाव नहीं जीते। हाँ, भारती एक कद्दावर नेता है, पॉलिटिकल लीगेसी है उनके साथ। श्याम सुंदर श्याम कई बार विधायक रहे कांग्रेस से, वो भी रहे। लेकिन मेन जो कारण माना जाता है वो कहीं ना कहीं ये माना था कि लाडली बहना भी नहीं चल पाई वहां। इसका मतलब क्या था कि नरोत्तम को हराना ही एक कारण था। उनके जो इर्द गिर्द जो लोग थे, जो मैंने समझा, मैं भी वो सिलेक्शन में गया था, जो इर्द गिर्द लोग थे उनको जो बढ़ावा नरोत्तम जी ने दिया, उस बढ़ावे के कारण उनकी समाज में इमेज थी नहीं, लोग उनको मानते नहीं थे, वोट बैंक उनके पास था नहीं। तो जो 20 की जो कड़ी थी, यानी जो डायरेक्ट पब्लिक कनेक्ट की बात होती है या वोटर कनेक्ट की बात होती है, वो कहीं ना कहीं नरोत्तम ने उस इलेक्शन के दौरान लूज की। और ये ड्यूरिंग द पूरे उनके टेन्यूर जो एज अ होम मिनिस्टर उनका था, उसमें ये कहीं ना कहीं आग की तरह वहां फैल गई। हालांकि ये भी तय है कि कुछ जो बड़ी कम्युनिटी हैं, जैसे कुशवाहा या यादव या ब्राह्मण तो हैं ही, उनमें कहीं ना कहीं यादव जो कम्युनिटी थी उसने भी नरोत्तम का साथ नहीं दिया। अब बात आती है कि अब मोहन यादव है, कांग्रेस किसी को भी टिकट दे या थर्ड पार्टी के रूप में कोई दूसरा बंदा भी आ जाए यादव कम्युनिटी, लेकिन मोहन यादव का भी तो अपना कुछ है। तो यादव वोट जो खिसका था, अगर मोहन यादव बीजेपी की तरफ नरोत्तम को टिकट मिल जाता है और अगर लेकर आते हैं यादव कम्युनिटी को, तो मुझे लगता है कि जो हार का एक कारण था वो लगभग दूर भी हो सकता है और नरोत्तम एक अच्छी पोजीशन में माने जा सकते। लेकिन करो या मरो, डू एंड डाई, वो कांग्रेस। जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही डॉक्टर साहब, और आपने पूरा खाका सामने रख दिया। ये बिल्कुल सही बात है और ये आपका, हमारा, हम सबका भी एक सच है कि पता नहीं ये क्यों हो जाता है कि जब भी कई बार चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं जीवन में, तो कुछ चीज़ें धुंधली हो जाती हैं और वो लोग जो सच बोलने के लिए पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, वो थोड़ा छिटक जाते हैं और वो लोग करीब आ जाते हैं जो कहते हैं हुजूर सब बढ़िया है, हुजूर सब बेहतर है, हुजूर आदाब बजा लाता हूँ, दूर दूर तक आपका डंका बज रहा है हुजूर, कोई मुकाबले में खड़ा ही नहीं है। अगर इस पर काबू पा लिया जाए तो चाहे कोई राजनेता हो या व्यक्तिगत जीवन का कोई मनुष्य हो जिसके पास अधिकारिता का पद हो, वो चूक नहीं करेगा। धैर्यवर्धन जी। देखिए, दतिया की जो अतीत है वो व्यतीत हो गया। अब नई इबारत लिखने के लिए, नई दौड़ लगाने के लिए दतिया तैयार है। 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, कांग्रेस को सज़ा मिलेगी और मुझे लग रहा है सज़ा इसलिए भी मिलेगी कि जनता पर अचानक से ये चुनाव थोपने का कारण भ्रष्टाचार बना है। और आज भी बड़ा तबका ऐसा है जो ताकतवर लोगों के द्वारा यदि भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो उसको वो पनिश करना चाहते हैं, सज़ा देना चाहते हैं।
दूसरी बात, विकास में एकदम से फिसड्डी हो गया दतिया, पिछड़ गया, क्योंकि जनप्रतिनिधि में ना वो लगन है, ना उतना प्रभाव है। जबकि नरोत्तम जी के समय में आप देखिए, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, चाहे बस स्टैंड की बात करें, चाहे वहाँ हवाई पट्टी की बात करें, चाहे कोर्ट कचहरी कलेक्ट्रेट की बड़े बड़े भवन की बात करें, बहुत सारी तमाम से, मतलब वो एकदम से क्या कहूँ मैं, कुंज गलियों जैसा एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था दतिया, वो एकदम से ब्रॉड मानचित्र पर आ गया, बड़ा 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 दतिया दिखने लगा। उसका कारण डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी ने जो विकास की गंगा वहाँ बहाई, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आज भी कई स्थानों के लोग पेयजल को लेकर के परेशान दिखाई पड़ सकते हैं, पर दतिया में चाहे वो राम सागर हो, चाहे सीता सागर हो, चाहे लाला का तालाब हो, ये सब वहाँ पानी दिखता नहीं था, हाहाकार था दतिया में, प्रचंड हाहाकार था पानी को लेकर के। पर नरोत्तम जी के आने के बाद कम से कम 50-75 गांव में आरओ का शुद्ध जल ट्रीटमेंट किया हुआ पानी गांव गांव पहुंचने लगा। दतिया शहर में तो पहुंचा ही, लोग तो ये भी कहने लगे थे कि हम तो पीते ही है, आजकल तो हमारी गाय भैंस भी आरओ के पानी से नहा रही है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है दतिया के चमत्कार का। हाँ, लेकिन ये भी बड़ी चुनौती है कि इसके बाद भी अगर जनता बीते चुनाव में साथ नहीं देती है तो वो ये भी चाहती है कि इसके अलावा भी कुछ दूसरे कारण हैं जिन कारणों पर तवज्जो होनी चाहिए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी दतिया गया हूँ और आपने जो बात की है, मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पहले चुनाव में भी गया जब दतिया से लड़े, और पानी का संकट भीषण था। और उन्होंने जो विकास कार्य वहाँ कराए हैं, निश्चित तौर पर क्योंकि उनका कद और बीजेपी का लगातार सत्ता में रहना, दतिया के विकास का एक नया अध्याय लिखा गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ चाहिए। जनता ने ये डॉक्टर साहब को बता दिया है, नरोत्तम जी को, और निश्चित तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी शैली ये बता रही है कि दतिया के प्रियजनों, मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ और अब गलती नहीं होगी। जी अमित जी। देखिए शरद जी, आज की जो चर्चा है, मुझे लगता है कि जो नरोत्तम जी का जो अहंकार था उसके आसपास घूम रही है। सबके मैंने सुने, आपका भी सुना, हमारे और जो हमारे बैठे हुए हैं सारे लोग। मुझे लगता है कि जो प्रदेश के सारे मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दतिया में भी अपना असर दिखाएंगे। और चूंकि मैं तो ग्वालियर चंबल की मिट्टी से ही आता हूँ, और वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ का व्यक्ति बड़ा स्वाभिमानी होता है। और नरोत्तम जी को ये बात समझ में आ गई, सारी बात, वो जगह जगह इस बात को बोल रहे हैं और ये बात मान रहे हैं कि गलतियाँ हुई हैं और गलती हुई है। और ये उपचुनाव किस कारण हो रहा है ये भी वहाँ की जनता को मालूम है। और यदि इतना विकास हुआ था, जैसे धैर्यवर्धन जी ने कहा कि इतने वरिष्ठ नेता, इतनी बार के विधायक, और वो तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी थे, 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को उन्होंने ये आंकड़े दिए थे कि हमने कांग्रेस से भाजपा में शामिल कराया है। यदि ऐसे व्यक्ति चुनाव हार जाएं तो आप समझिए कि कितना आक्रोश होगा। पूरे की पूरे सांसद जब भारतीय जनता पार्टी के हों, 160 से ज़्यादा विधायक हों, तमाम महापौर हों, और ग्वालियर चंबल में तो पिछली बार पूरा की पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो पावर सेंटर था वो नरोत्तम जी थे। और आज जो स्थितियां हैं पूरी विपरीत हैं। ग्वालियर चंबल में हम देख रहे हैं किस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर जी का एक अलग गुट चल रहा है, सिंधिया जी का एक अलग चल रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति एक नया पावर सेंटर जो है वो पनपने देगी? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात यह है कि सबसे ये जो है दतिया के जो जनता वर्सेज भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, और आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आज पूरे देश में मामला चल रहा है, जो चंदे की, जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है। आज ही मैंने देखा कि हमारे भोपाल के पास ही जो बंगलामुखी मंदिर है, वहाँ का एक भ्रष्टाचार का जो नया मामला सामने आया है। ये सारे के सारे मामले जो हैं वो दतिया उपचुनाव में निश्चित तौर पर खलल डालेंगे। और जो आंकड़ा था, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ, उससे 3 गुना से ज्यादा नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव हारेंगे। क्योंकि जो दतिया का जो युवा है वो आज भी बेरोजगार क्यों है? यदि इतना ज्यादा विकास वहां पर हुआ था, आज भी उसको क्यों? मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, मुझे 10 सेकंड अमित जी, वक्त कम है हमारे पास, और भी पैनलिस्ट ढूंढिए, आप चुनाव के मुद्दे ढूंढिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस का काम है। मैं बहुत, चूंकि आपने गुटबाजी का, बीजेपी में बहुत गुट है। अभी दिग्विजय सिंह जी दतिया गए तो कौन नदारत था? राजेंद्र भारती जी गायब। आपके यहाँ 3 लोग दावेदारी कर रहे हैं, चाहे अवधेश नायक जी हो, चाहे कुंवर घनश्याम सिंह जी हो, चाहे भारती जी का परिवार हो। भारती जी अगर भाग रहे हैं
तो भी ये सेहत चलिए। ठीक नहीं है कांग्रेस की, ये दर्शा रहा है। और अगर वो लड़ते हैं तो ये है कि भ्रष्टाचार क्या इसलिए होता है कि आप पर आरोप लग जाए और जी, आप पत्नी जी, बच्चे को जी। लेकर के आ जाएं, तो आपको गुटबाजी कांग्रेस में है। धर्मेंद्र जी, डॉक्टर हमको- सत्य प्रकाश जी की तरफ चलूंगा। अमित जी, एक तो चुनाव में जीत हार बहुत स्वाभाविक फैक्टर है डॉक्टर साहब, और जब एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी में मैं था तो हमारी एक बड़ी फेवरेट स्टोरी होती थी हर इलेक्शन के पहले, दिग्गज हारे, और हम पूरी लिस्ट देश भर की निकालते थे कि लाल कृष्ण आडवाणी भी हारे, अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे, दिग्विजय सिंह भी हारे, इंदिरा गांधी भी हारी। एक बार दो बार हार, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, ये बात कही जाती है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि जिन मुद्दों को गिना रही है दावा करते हुए कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि एक बाय इलेक्शन में राम जन्मभूमि, चंदा घोटाला या कांग्रेस के जो अन्य आरोप हैं जो मध्य प्रदेश में रिसेंटली उठे हैं, वो सब मुद्दा बनेंगे, या फिर जैसा कहा भी जाता है बाय इलेक्शन तो गवर्नमेंट के साथ जाता है जो भी कंसर्निंग स्टेट गवर्नमेंट होती है? जी, बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, मैं ये जो मान के चलता हूं कि पर्टिकुलरली मैं दतिया बाईपोल की बात करता हूं, तो ये नेशनल इश्यूज जो भी अपोजिशन पार्टीज उठा रही हैं, ये वहां इलेक्शन के मुद्दे नहीं होने वाले हैं। इलेक्शन का मुद्दा लोकल लेवल पर होगा। देखिए, एक चीज मुझे कहना ही पड़ेगी, 2008 के पहले यानी डिलिमिटेशन के पहले दतिया आप लोगों में से 4-5 लोग गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो उसी इलाके को बिलोंग करता हूं। बिल्कुल जी। तो दतिया क्या था? पानी की समस्या तो के कारण दतिया से पलायन होने लगा था। दतिया में कोई मकान बनाने के लिए तैयार नहीं था। दतिया की ये हालात थे, वहां विकास बहुत डिक्लाइन हो रहा था। नरोत्तम ने इसमें कोई दो राह नहीं कि जो दतिया को जो चमका है, प्रदेश की अगर 230 कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा जाए तो सबसे अधिक जो टॉप 3 की कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी जहां डेवलपमेंट हुआ हो, उनमें से दतिया एक गिनी जा सकती है। तो कहा यह जा सकता है कि डेवलपमेंट को वोट नहीं किया पब्लिक ने इस इलेक्शन में, यानी 2023 के इलेक्शन में। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रही जिसने कहीं ना कहीं पब्लिक में नरोत्तम ने जो काम किया उस काम तक पब्लिक तक पहुंचा नहीं पाए। यानी कि जो 20 के लोग हैं, आपने भी बहुत अच्छा कहा था। हाँ जी सर, और एक दिन नरोत्तम जी से मेरी बात भी हुई थी जी, तो उन्होंने यही कहा है कि वही रिपोर्ट आती रही, अरे साहब इतने से जीत रहे, इतने से जीत रहे, इतने से जीत रहे। अगर कहीं धरातल का ज्ञान उस समय नरोत्तम जी अपने स्तर पर ले लेते तो शायद 2023 भी नहीं जीत पाते, हारते नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस हालांकि वहां मजबूत प्रत्याशी उतार सकती है, लेकिन नरोत्तम को जिनकी भी बात करें आप, जो आजमाए गए वो हारे। केवल राजेंद्र भारती कैसे थे जिन्होंने उनको डुबोया था। ठीक बात है, ठीक। हाँ, लेकिन अब मेरा कहने का तात्पर्य है कि नरोत्तम के लिए ये कहीं ना कहीं लीड की स्थिति में आने की स्थिति बन रही है। और एक चीज जो डॉक्टर साहब आपने भी मेंशन की और हमने भी उसका जिक्र किया, मुझे याद है वो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, हालांकि तब मैं बहुत स्कूल में ही था, लेकिन बाद में मैंने उसको दोबारा पढ़ा जब जर्नलिज्म में आ गया था। इंदिरा गांधी जब आपातकाल के बाद दोबारा वोट के लिए जनता के बीच में गईं, तो उस समीक्षक ने लिखा था कि वो अपने युवा पुत्र को गंवा चुकी थी, चेहरा मुरझाया हुआ था, और शायद जिस तरह का एक भाव पहले लोगों ने देखा था आपातकाल के समय या उसके पहले, वो भाव नहीं था, और लोगों ने उसे बड़ा अप्रिशिएट किया और एक सहानुभूति के साथ देखा। नरोत्तम जी एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन हैं, वो बार बार माफ़ी और दतिया की जनता के सामने ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मुझसे जो गलती हुई है उस गलती का मैं पूरा आपके साथ खड़ा हूँ और उसका पूरा खामियाजा मैं भरूंगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर। मनोज, कंक्लूडिंग एक कमेंट आप। देखिए सर जी, पिछली बार भी हमने बात की थी चाय से ज़्यादा केटली गर्म होने वाली, और मुझे लग रहा नरोत्तम जी भी इस बात को समझ चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौती होगी यदि ये चुनाव हारती है, तो इसीलिए वो भी चाहेगी कोई ऐसा प्रत्याशी लेकर आए। जहाँ तक दामोदर यादव की बात चल रही त्रिकोणीय मुकाबले की, धीरे धीरे कर वो चीज़ें अब दूर होती जा रही है। हाँ, वो प्रभाव डालेंगे, लेकिन उस प्रभाव का लाभ भी मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ही मिलेगा। तो चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है और सभी के लिए चुनौती होगी, पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की वापसी होना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन राजनीति की राहें किसी के लिए आसान नहीं है। हेमवती नंदन बहुगुणा एक अनडिफिटेबल कैंडिडेट माने जाते थे, लेकिन 1984 में प्रयागराज में अमिताभ बच्चन चले आते हैं और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसा
नेता किनारे चला जाता है। लालकृष्ण आडवाणी के सामने राजेश खन्ना आ जाते हैं। राजनीति की चुनौतियां सिर्फ एटीट्यूड से ही नहीं जुड़ती हैं। कई बार आपके सामने एक ऐसा चेहरा अचानक उतार दिया जाता है जो क्रिकेट का या फिल्म का स्टार होता है और वो आपकी 40-50 साल की पुण्याई पर भारी पड़ता है और आप ठगे से जनता को देखते हुए रह जाते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, भाई मुझसे क्या गलती हुई? अगर आपको चेहरा पसंद करना था तो मेरे विकास के कार्यों का क्या हुआ? यही राजनीति की वो अनिश्चितता है जो कई बार आपको एक ऐसे अंधकार की तरफ ले जाती है, अवसाद की तरफ ले जाती है जिससे उबरना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब चमक आती है तो वो चमक ऐसी होती है कि उसके आगे सब कुछ पीछे छिपता हुआ नजर आता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी और आप तीनों मेहमानों का भी जो स्टूडियो से मेरे साथ रहे। आगे